बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। आखिर कहते किसे हैं इसे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, और ये क्यों और कहाँ अप्लाई होती है? तो बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं तो इसमें एग्ज़ाम्पल में ये है कि मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी है, कंपनी ए, और वो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अब ए को बनाने का और बी को बनाने का कुछ खर्चा आएगा यकीनन। इसको हम जब बनाएंगे तो कॉस्ट आएगी हमारी, इसको बनाएंगे तो कॉस्ट आएगी हमारी। अब इसको बनाने की जो कॉस्ट है उसको हम कैसे शामिल करें और किस तरह से हम एक ऐसी प्राइस सेट करें, जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट ए को लेते हैं कि ये मार्कर है और प्रोडक्ट बी को ले लेते हैं कि ये इरेज़र है। अब मार्कर मुझे बनाना है, मेरी फैक्ट्री में मैं ये बनाऊंगी और ये बना के मुझे इसे बेचना है, एक प्राइस सेट करनी पड़ेगी, उस प्राइस पे मुझे बेचना होगा। अब मैं किस प्राइस में बेचूं, कैसे सेट करूं कि मुझे ये मार्कर कितने का बेचना चाहिए, 20 रुपए का, 15 रुपए का, या 30 रुपए का, या 50 रुपए का? मेरे जो कस्टमर्स हैं वो ये मार्कर कितने का ख़रीदना पसंद करेंगे? तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि मुझे ये मार्कर बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है, और कॉस्ट का तयन कैसे करेंगे। जैसे कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम उसका मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, ओवरहेड यानी कि बिजली, पानी, रेंट, ये सारे खर्चे मिलाते हैं। फिर हम इसमें जनरल ओवरहेड्स भी मिलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी मिलाते हैं, और फिर हम एक प्राइस तक पहुंचते हैं। हमारी टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब ये टोटल कॉस्ट मिसाल के तौर पे आ रही है ₹15। ये सारे खर्चे मिलाने के बाद एक कॉस्ट आ रही है ₹15। अब इस कॉस्ट में हम अपना रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी डालेंगे कि मुझे 5 रुपये प्रॉफिट चाहिए, या 10 रुपये चाहिए, 10% चाहिए, या 20% चाहिए। ये आपकी कंपनी तयन करेगी कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। जब ये प्रॉफिट आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी टोटल प्राइस। तो ये तो एक जनरल सी बात हो गई कि मैं इस प्राइस पे मार्केट में ये मार्कर बेचूंगा, इस प्रोडक्ट को बेचूंगा। इस तरह से कॉस्टिंग हमारी वर्क करती है। अब यही कॉस्टिंग हम दो तरीकों से कर सकते हैं, या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मेथड से या मार्जिनल कॉस्टिंग के मेथड से। अब इसमें हम कैसे करेंगे, क्या होगा, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हम अभी देखेंगे। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारी चीज़ें आएंगी। फिर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल होगा, वेरिएबल कॉस्ट शामिल किया जाएगा। ये सारे जितने भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़े थे पिछले लेक्चर में, वो सारे कॉस्ट इसमें शामिल होंगी। अब आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि इस कॉस्टिंग करने के दो तरीके हैं। तो देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या तरीका है। मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे पहला पॉइंट ये है, ये समझ लें, जहां भी वर्ड मार्जिनल आए, जहां भी लफ्ज मार्जिनल आपको दिखे, आप समझ जाएं दैट इट इज वेरिएबल। इट इज वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। अच्छा, और क्या खासियत है मार्जिनल कॉस्टिंग में कि यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। कंसिस्ट किससे करता है ये, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट का क्या किया जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों पीरियड कॉस्ट क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अजम्पशन है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहेगी, नो मैटर आप एक मार्कर बनाओ, 1000 मार्कर्स बनाओ या एक भी मार्कर नहीं बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका आएगा ही आएगा। अगर आपने फैक्ट्री के लिए रेंट पे जगह ली है तो वो रेंट तो आपको हर हाल में पे करना पड़ेगा, भले आप उसमें प्रोडक्शन करो नहीं करो। अभी लॉकडाउन के दिन है, लॉकडाउन में प्रोडक्शन बंद हो गई थी तो क्या हुआ, रेंट तो वैसे ही देना पड़ रहा था कंपनी के ओनर्स को। तो फिक्स्ड कॉस्ट में
इसलिए इसको पीरियड कॉस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कॉस्ट हर हाल में आएगी ही आएगी, इनकर होगी ही होगी। ऑलराइट, तो फिक्स्ड कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करेंगे, इट इज़ द सेम फॉर एनी वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन, लिहाजा इसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये कैसे होगा, क्या होगा, ये अभी थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा जब हम सम करेंगे। ऑलराइट, प्रॉफिट मेजरमेंट। प्रॉफिट मेजरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इसमें प्रॉफिट में इस लाइन में ये कहा जा रहा है हमसे कि हम प्रोडक्ट ए बना रहे थे, हम प्रोडक्ट बी बना रहे थे। फ़र्ज़ करें कंपनी के ऊपर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं प्रोडक्ट ए बनाऊं या बी बनाऊं, क्योंकि कोई एक प्रोडक्ट उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो वो कौन से प्रोडक्ट को कैंसिल आउट करे, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से कोई एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी पड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नया कानून वो कर दिया है जिसकी वजह से कोई एक प्रोडक्ट आपको हर हाल में बंद करना है, शट डाउन करना है। तो किस प्रोडक्ट को शट डाउन करें, ये फैसला हम किस तरह से पता लगाएंगे, फ्रॉम प्रॉफिट मेजरमेंट। हम क्या करेंगे, हम टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन की एनालिसिस निकालेंगे और हम ये तयन करेंगे कि प्रोडक्ट ए बनाना चाहिए या बी बनाना चाहिए। इसका भी जब हम अभी थोड़ी देर में सम करेंगे तो और भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। Alright, next point, the valuation of closing inventories should be at variable production cost. वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज होंगी उसको हम किस पे वैल्यू करेंगे, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। ऑलराइट, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डज नॉट इंक्लूड अ शेयर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिक्स्ड ओवरहेड का शेयर हम शामिल नहीं करेंगे। ये कौन सी टाइप ऑफ कॉस्टिंग में आ रहा है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ऐसा करेंगे, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये चीज़ नहीं होगी, उलट हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रोवाइड्स बेटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग हमें एक बेहतर आइडिया, एक बेहतर पिक्चर देता है कि जिससे हम बेहतर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बेहतर प्लानिंग और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो हियर यू गो for marginal costing. ओके, नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसमें और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फ़र्क है, जो बातें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ी थी उससे स्लाइटली डिफरेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, द फर्स्ट पॉइंट सेज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर रूटीन प्रॉफिट रिपोर्टिंग एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पसेस। इसका यूज़ कहाँ है, प्रॉफिट रिपोर्टिंग में, एंड कहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए। वेराज मार्जिनल कॉस्टिंग आपने जैसे गौर किया होगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। वेराज यहाँ पे भी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग होगा बट रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड इनटू यूनिट कॉस्ट। ये सबसे मेजर पॉइंट है, क्यों, क्योंकि दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये वो पॉइंट है जो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन को एक दूसरे से जुदा जुदा करता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और इसकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि फिक्स्ड कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड इनटू यूनिट कॉस्ट। ये पॉइंट मज़ीद आगे जाके क्लियर होगा जब हम सम करेंगे कि एब्जॉर्ब किस तरह से यहाँ पे होगा और वहाँ पे किस तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डज इंक्लूड अ शेयर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में फिक्स्ड ओवरहेड्स का कुछ हिस्सा शामिल होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की जो वैल्यू है वो फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हम उसको लेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज शुड बी एट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वेंट्रीज की वैल्यू हम निकालेंगे उसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट शामिल होगा, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का प्लस फिक्स्ड का दोनों का शामिल होगा, लिहाजा इसलिए इसको कहा गया है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये है मेजर थियोरेटिकल डिफरेंसेस जो हमने पढ़े अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब हम एक सम करेंगे और सम के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से दोनों में कितना फ़र्क है और क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ओके, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा।
The following example will be used to lead you through the various steps in calculating marginal and absorption costing profits and will highlight the differences between the two techniques. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियरली ये समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल किस तरह से वर्क कर रहा है और किस तरह से हम इसे हैंडल करेंगे. ऑल राइट, तो सवाल कह रहा है बिग वुड कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट द बार्क, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज. पर यूनिट सेलिंग प्राइस की डिटेल बताई गई है, डायरेक्ट मटेरियल्स बताए गए हैं, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स. उसके बाद कहा जा रहा है एनुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड टू बी $1.6 million एंड बिग वुल्फ एक्सपेक्ट्स टू प्रोड्यूस 12,80,000 units of the bark each year. Overheads are absorbed on a per unit basis. Actual overheads are $1.6 million for the year. Budgeted fixed selling costs are $3,20,000 per quarter. Actual sales and production units for the first quarter of 2008 are given below. Sales from January to March 2,40,000, production 2,80,000. There is no opening inventory at the beginning of January. Requirement हमें कह रही है prepare statements of profit or loss for the quarter using marginal costing and absorption costing. हमें statement of profit and loss तैयार करना है मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करते हुए और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज़ करते हुए. प्लीज़ नोट कि हमें क्वार्टर का पता लगाना है, यानी आपके पास जो डिटेल्स गिवन है वो हो सकता है कि ईयरली बेसिस पे गिवन हो, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्वार्टर का फाइंड आउट करना है. और एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं एंड देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर. ऑल राइट, नाउ अब हम इस सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स. ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे जो हमारे पास डिटेल्स गिवन है और हम उससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में गिवन है कि बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं हमारे पास. एनुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड टू बी 1.6 million. अब देखें यहाँ याद रखें एनुअल गिवन है, एनुअल हमें लेना नहीं है, हमें क्या निकालना है, हमें क्वार्टरली निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, 1.6 million को डिवाइड कर लेंगे बाय 4 और इसका क्या जवाब आएगा, $4 lakh. तो हमें फर्स्ट बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड क्वार्टरली की फिगर मिल चुकी है विच इज़ 4 lakh. अब हमें बजटेड यूनिट्स देखने हैं. बजटेड यूनिट्स हमें क्या गिवन है, 12,80,000 यूनिट्स ऑफ द बार्क ईच ईयर, लेकिन ये सालाना का गिवन है. तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको क्वार्टरली में कन्वर्ट करना होगा. तो अगेन वी विल डिवाइड बाय 4 and the answer which you will get is 3,20,000 units. अब इस फिगर को हम यहाँ ले आएंगे और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा which will be overhead absorption rate per unit and the answer is $1.25 per unit. तो स्टेप 1 हमने क्या किया, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट फाइंड आउट कर लिया विच वॉज वेरी इजी. कुछ नहीं करना था फॉर्मूला में, बस चीज़ें अप्लाई कर देनी थी. ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप, टोटल कॉस्ट पर यूनिट. अब हमें टोटल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करना है. टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने का जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. तो हमारे पास लेट्स सी सम में क्या गिवन है. तो येस, यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेलिंग प्राइस इज $180, डायरेक्ट मटेरियल्स 40, डायरेक्ट लेबर 16, वेरिएबल ओवरहेड्स 10. तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों हम शामिल करेंगे विच विल बी 40 वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. तो वेरिएबल में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल भी है, लेबर भी है और वेरिएबल ओवरहेड्स भी शामिल है विच इज़ 40 प्लस 16 प्लस 10 एंड फिक्स्ड. हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट क्या गिवन है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बजटेड टू बी 1.6 million
and budgeted fixed selling cost are 3,20,000. So 3,20,000 हमारे पास selling cost given है और हमारे पास जो fixed production cost है वो है 1.6 million yearly. अब हमें इसको क्वार्टर में कन्वर्ट करना है. तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? वेरिएबल का तो हमें पता चल गया, हमने ये ले लिया. फिक्स्ड कॉस्ट हम क्या लेंगे? अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 1.25 पर यूनिट, और ये क्या चीज़ है? ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट. एंड हमने इसमें किस चीज़ को कंसिडर किया है? फिक्स्ड को. तो हम यहाँ पे इसी को हम यहाँ पे लेंगे 1.25, रादर दैन कि हम वो सारी फिगर्स को लें जो हमें गिवन है क्वेश्चन में. हम इसी फिगर को लेंगे क्योंकि हमने कैलकुलेट ही ये इसीलिए किया है. ऑल राइट, अब इसका टोटल निकालें. तो टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रहा है $67.25. सो दिस इज़ द टोटल कॉस्ट पर यूनिट, जहाँ पे वेरिएबल प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल किया गया. नेक्स्ट, अब ये तो वो हो गया कि जिसमें हमने फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल किया है, यानी कि ये हमने क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक को फॉलो किया. अब हमें अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक को फॉलो करना है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ ओनली वेरिएबल कॉस्ट, तो हम उसमें फिक्स्ड का एलिमेंट नहीं शामिल करेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल का एलिमेंट शामिल करेंगे, जिससे जो जवाब आएगा वो कुछ ये होगा. Only variable cost will be considered, which is 40 plus 16 plus 10, which is equals to $66. तो ये हमारी वो कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, एंड यहाँ पे ये वो कॉस्ट आ गई एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो ये फ़र्क है. अब हम आगे मूव ऑन करेंगे और मज़ीद देखेंगे कि क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है. ऑल राइट, अब हम स्टेप 3 की तरफ आ गए हैं. स्टेप 3 में हमने क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स. क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला एज वी ऑल नो इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स. तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें फाइंड आउट करनी है. सवाल देखते हैं, सवाल में क्या गिवन है. ओपनिंग इन्वेंट्री हमें क्या गिवन है? तो हमें बताया गया है देयर इज़ नो ओपनिंग इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी. कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है. प्रोडक्शन बताई गई है कि हाँ प्रोडक्शन हो रही है जनवरी से मार्च तक 2,80,000. तो 2,80,000 और माइनस सेल कितनी बताई गई है? 2,40,000. तो लिहाजा हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितना माल रह गया है? 40,000. तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया. अब हम मूव ऑन करेंगे स्टेप 4 की तरफ. स्टेप 4 हमसे क्या कह रहे हैं? स्टेप 4 कह रहे हैं कि भाई पता लगाओ कि अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन हेड्स कितने हैं. अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स कितने हैं? तो इसको पता लगाने का जो तरीका है वो है कि हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड बजटेड प्रोडक्शन. तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमें मालूम है 2,80,000 हुई है, और बजटेड प्रोडक्शन हमें मालूम है कि ईयरली उन्होंने हमें बताया है एनुअल यूनिट्स दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड ईच ईयर वुड बी 12,80,000. अब ये साल का बता रहे हैं, तो यानी अब हमें क्या करना होगा? हमें फाइंड आउट करना होगा क्वार्टरली का. 12,80,000 साल का, तो क्वार्टरली का डिवाइड बाय 4, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 3,20,000. अब हमने 3,20,000 जो कि बजटेड फिगर है और एक्चुअल अमाउंट एक्चुअल प्रोडक्शन जो कि 2,80,000 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है. तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स आएंगे? 40,000 यूनिट्स. अब ये बताएं कि ये अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन है. द सेम वे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बजटेड 3,20,000 यूनिट्स हैं एंड एक्चुअल 2,80,000 यूनिट्स हैं. यानी मैंने सोचा कि मैं इतने यूनिट्स बनाऊंगा, लेकिन मैंने एक्चुअल में इन रियलिटी कम बनाए. तो यानी कि अंडर प्रोडक्शन हुई है, और अंडर प्रोडक्शन हुई है तो अब अंडर अब्जॉर्प्शन भी हुई होगी. ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे मामला ख़त्म नहीं होता. यूनिट्स फाइंड आउट करने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है. हमने शुरू में निकाला था ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, हमने उससे मल्टीप्लाई करना है. 12,125 विच विल बी इक्वल्स टू $50,000. 50,000. सो ये है आपका अंडर अब्जॉर्प्शन. Alright, now step 5.
यानी हम अब अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरह से शो होगा, किस तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेट्स सी। तो सेल्स, हमें जैसे कि क्वेश्चन में बता दिया गया था कि सेल्स 2,40,000 यूनिट्स की हुई है और हमारे पास सेलिंग प्राइस भी गिवन थी, दैट वाज $180 पर यूनिट। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये अपना जवाब निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें ये 3 zeros आर ऑन टॉप, तो 43,200 सेल्स हमारी हुई है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऑलराइट, नेक्स्ट, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, यहाँ पे भी 0 लिख लेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट हमें बताई जा चुकी है। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट, इफ़ यू गो बैक टू स्टेप नंबर 2 में हमने कॉस्ट पर यूनिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग निकाला है। तो अब हम उन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे पास कितने हैं? 2,80,000। हमने 2,80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब एक को हम मार्जिनल कॉस्टिंग से डील करेंगे और दूसरे को हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से डील करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का हमने क्या निकाला था? अगर आप इफ यू गो बैक टू स्टेप 2, इन स्टेप 2 हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की जो कॉस्ट निकाली थी, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इट वाज $66। तो हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे $66 से। और हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का रेट क्या निकाला था हमने? 67.25। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 67.25 से। सो वन टाइम वी आर डूइंग इट विद मार्जिनल कॉस्टिंग एंड द अदर टाइम वी आर डूइंग इट विद अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें कि हमने ये रेट्स हमने कहाँ से लिए? स्टेप 2 से लिए। गो टू स्टेप 2 टू नो फ्रॉम वेयर दीज फिगर्स आर कमिंग फ्रॉम। ऑल राइट, सो नाउ 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 66 वी वुड गेट 18,480। 18,480 and over here we will get 18,830. all right, next, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट की थी स्टेप 3 में, विच वॉज 40,000 यूनिट्स। लेकिन अगेन हमें जैसे कि मालूम है, हमने थ्योरी में पढ़ा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मार्जिनल कॉस्टिंग में वैल्यू की जाएगी फ्रॉम विद वेरिएबल कॉस्ट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू की जाएगी विद अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। सो इसमें हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय $66 and 40,000 मल्टीप्लाई बाय $67.25। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आ रहा है, 2640 एंड 2690। सही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने फाइंड आउट कर ली, 0 प्लस दिस माइनस दिस। नाउ द अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, हमारे पास अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमने कहाँ पे फाइंड आउट किया था? स्टेप 4 में, विच वॉज 50,000। तो हमने क्या किया, अंडर अब्जॉर्ब्ड को हमने यहाँ पे ऐड करना है। और हम कहाँ पे ऐड करेंगे, मार्जिनल में या अब्जॉर्प्शन में? मार्जिनल में हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने मार्जिनल में फिक्स्ड कॉस्ट शामिल ही नहीं किया, लेकिन हम अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्प्शन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो वी आर गोइंग टू ऐड हियर 50,000। ऑल राइट, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास एक अमाउंट आएगी जिसे 27,360, एंड यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आएंगी विच विल बी 27,010। इस अमाउंट को कंट्रीब्यूशन कहा जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट शामिल नहीं है। और उस अमाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट शामिल किया गया है। अब
लेस फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। किस में से लेस करेंगे, मार्जिनल में से या अब्जॉर्प्शन में से? डेफिनेटली फ्रॉम मार्जिनल। क्यों? क्योंकि मार्जिनल की अमाउंट में फिक्स्ड का एलिमेंट शामिल नहीं है, लेकिन हमें फिक्स्ड कॉस्ट तो डिडक्ट तो करनी पड़ेगी ना टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। सो फिक्स्ड कॉस्ट को जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से हमने 400 फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 400 जैसा कि सवाल में गिवन है, एंड यहाँ पे 320, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 26,640। और यहाँ पे सिर्फ 320 शामिल करेंगे सेलिंग कॉस्ट को, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 26,690। सो नेट प्रॉफिट हमने फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या किया, लेस किया फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। किस में से? मार्जिनल में से। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट हमने इस 66 में शामिल नहीं किया, इस 66 में शामिल नहीं किया, तो लिहाजा हमने यहाँ से डिडक्ट किया। लेकिन ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमने अब्जॉर्प्शन में से डिडक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ऑलरेडी डिडक्टेड है इन द फॉर्म ऑफ दिस, एंड देन फिक्स सेलिंग ओवरहेड को हमने यहाँ से भी डिडक्ट कर लिया, वहाँ से भी कर लिया, क्योंकि ये फिगर इन दोनों में ही शामिल नहीं थी। एंड नाउ वी हैव फाइनली फाउंड आवर नेट प्रॉफिट। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक समराइज्ड वे में ये समझ लें, मार्जिनल यानी वेरिएबल कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन यानी वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों उसमें शामिल है। किस में शामिल है? इफ़ यू गो बैक टू स्टेप 1 देन यू विल नो कि वहाँ पे जब हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था तो वो कैसे किया था, और उसके बाद जब हमने स्टेप 2 में टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाला था तो हमने किस तरह से वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल में लिया था और उसमें फिक्स्ड का एलिमेंट भी शामिल किया था। सो दैट्स ऑल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अब हम एक सेकंड एग्जाम्पल करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन में सेकंड एग्जाम्पल गिवन है। द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर प्रोडक्ट X is $10 per machine hour. Each unit of product X requires 5 machine hours. Inventory of product X on 1st January 2001 was 150 units, and on 31st December 2001 it was 100 units. What is the difference in profit between results reported using absorption costing and results reported using marginal costing? And then आपके पास options given हैं, इसमें से correct option हमने choose करना है। इस सवाल को हम किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम जॉट डाउन करेंगे वो सारा डेटा जो सवाल हमें दे रहा है। सवाल हमें ओपनिंग इन्वेंटरी के बारे में क्या बता रहा है कि 150 यूनिट्स थे। क्लोजिंग इन्वेंटरी के बारे में क्या बता रहा है 100 यूनिट्स। हमें एब्जॉर्प्शन रेट से क्या दिया है $10 पर मशीन आवर, और टोटल मशीन आवर्स डिवाइड बाय ईच यूनिट कितने थे 5 घंटे। अब हमारे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन प्रॉफिट निकालने। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट हमसे पूछ रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट बिटवीन रिजल्ट्स रिपोर्टेड यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड रिजल्ट्स रिपोर्टेड यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला है चेंज इन इन्वेंटरी लेवल्स मल्टीप्लाई बाय फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। चेंज इन इन्वेंटरी लेवल्स किस तरह से? ये फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट, ये बस इसको हमने अप्लाई कर लेना है। सो 150 माइनस 100 डिफरेंस आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन पर यूनिट, तो जिसका हमें पता है कि $10 पर मशीन आवर, और एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे। सो $10 मल्टीप्लाई बाय 5, हमारे पास जो आंसर आएगा वो डिफरेंस होगा। द आंसर इज $2500। अब सवाल ये है कि हम लेस लिखें 2500 लेस या 2500 ग्रेटर। तो ये हमें किससे पता चलेगा? इन्वेंटरी लेवल से, कि अगर तो इन्वेंटरी लेवल ओपनिंग में ज्यादा है और क्लोजिंग में कम है यानी डिक्रीजिंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस। और अगर ये ऑपोजिट होता, यहाँ पे मिसाल के तौर पर 100 होता और यहाँ पे 150 होता, अगर
5